नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। हमने पहले वाली जो कक्षा थी बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो औपनिवेशिक शासन काल था उसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की रही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारा जो वर्ष चलेगा 1950 से लेके 90 तक। 90 तक इसलिए बच्चों क्योंकि 1991 से हमारे आर्थिक सुधार स्टार्ट हुए और आर्थिक सुधार स्टार्ट होने के बाद भारतीय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। तो ये एक महत्वपूर्ण कालखंड है 1950 से लेके 1990 तक का। तो आज हम इस चैप्टर में अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक। जब बच्चों देश आजाद हुआ तो हम पहले ब्रिटिश शासन के अधीन चल रहे थे। हमारे सामने एक नई चुनौती थी कि किस प्रकार देश का विभाजन हुआ। देश की आजादी के बाद जो विभाजन और विभाजन के बाद जो हमने त्रासदियां झेली वो हमारे लिए वाकई में बहुत चुनौती भरी थी। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब आए तो उन्होंने सोचा कि देश को किस प्रकार से चलाया जाए। तो हमारे पास में ये थी कि हमारे पास में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था थी: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये उत्पादन के साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के पक्षधर थे, लेकिन साथ साथ में भी इस बात के भी विरोधी थे कि उत्पादन के सभी साधनों पर केवल और केवल सरकार का स्वामित्व और निजी व्यक्तियों का स्वामित्व न हो। तो इस बात के वो कतई पक्षधर न थे। तो इसी वजह से हम न तो पूंजीवाद को एक्सेप्ट कर पाए और ना ही समाजवाद को, लेकिन हमने इन दोनों की जो मिश्रित जो विशेषताएं उनके आधार पर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया और हमारा जो देश है इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर आगे की ओर चला। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के सामने ये था कि हमारा जो देश था अंग्रेजों के बाद वह इस तरह था कि किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे ये सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से ऐसी क्या योजनाएं बनाई जाए, हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों और उद्योगपतियों से अपने अपने विचार आमंत्रित किए गए। तो सभी जनों ने अपने अपने हिसाब से प्लान बनाए। किसने 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं बनाई। लेकिन भारत जैसे देश में जो अलग है और बहुत विविधताओं भरा देश है, तो उसमें डिसीजन किया गया कि हम 5-5 साल अगर लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम हमारी चुनौतियों को एक छोटा सा टारगेट लेकर पूरा करें और फिर आगे की ओर बढ़े। तो हमारे सबसे पहले जब पंचवर्षीय योजना आई तो योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन यानी कि योजनाओं का निर्माण करना, और इस योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई 15 मार्च 1950 को। और इनके जो अध्यक्ष थे, इनका जो अध्यक्ष थे वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री या अपनी कह सकते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। फिर इसमें एक बात और आती है एनडीसी की स्थापना, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, और इसकी स्थापना हुई बच्चों 6 अगस्त 1952। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं पर अच्छे से मॉनिटरिंग करना, उनका अनुमोदन करना, ये जो काम था वो एनडीसी का होता था, और इसके भी अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान आया वो है 1 अप्रैल 1951 से लेके और 31 मार्च 1956 तक। हमने इसमें कुछ लक्ष्य या ऐसी कुछ चीजें निर्धारित की का ऐसा कुछ फोकस किया कि उसके आधार पर हम इन योजनाओं की ओर चले। तो हमने देखा कि भारत चूंकि कृषि प्रधान देश था और कृषि में भारत की स्थिति खराब थी, तो हमने फर्स्ट में इसका जो प्रमुख जो इस पे फोकस किया वो कृषि पर किया कि किस प्रकार से कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम सबसे पहले देखें कि बच्चों ये योजना है क्या। योजना या नियोजन, प्लानिंग। योजना या नियोजन क्या? तो योजना और नियोजन का हो जाएगा मतलब कि हमारे देश के पास में जो उपलब्ध संसाधन है और हमारे जो लक्ष्य है, इनके लिए जो हम रणनीतियां बना रहे हैं वो हमारी नियोजन या योजना कहलाती है। और इन्हीं के रणनीतियों को ही हम क्या कर सकते हैं, अंतिम रूप से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इनको हम काम में लेते हैं। तो वो सारी की सारी जो रणनीतियां थी वही हमारी योजना या नियोजन का हिस्सा होती है, या वो नियोजन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लक्ष्य रहे। तो हमने मोटे रूप से 4 लक्ष्य निर्धारित कर लें। फर्स्ट आ रहा है अपना समृद्धि।
समृद्धि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, देश के अंदर वस्तु और सेवाओं की मात्राओं को बढ़ाना, यानी कि निरंतर रूप से बढ़ाना, है क्या कहला रहा है? समृद्धि कहला रहा है। या इसे अपन यूं भी कह सकते हैं कि देश की जो जीडीपी है ना, जीडीपी में नियमित रूप से अगर जो वृद्धि होती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? समृद्धि कहलाएगी। सबसे आप देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो ये आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि देश की सीमा में, यानी कि किसी देश में या देश की सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि देश की, यानी कि अपन आयात निर्यात नहीं कर रहे विदेशों से, यानी कि देश की भौगोलिक सीमा में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। तो जीडीपी का नियमित रूप से बढ़ना क्या कहला रहा है? समृद्धि कहला रहा है। यानी कि अपन यूं कह दें कि यदि कोई केक का आकार है और केक के आकार में अगर निरंतर वृद्धि होती है तो उसका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचेगा, तो वो हमारा क्या कहला रहा है? जीडीपी कहला रहा है। यानी कि जैसे जैसे जीडीपी का आकार बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन, यानी कि वो चाहे वस्तु है या चाहे वो सेवाएं है ना, उनके आकार में निरंतर रूप से वृद्धि होती जाती है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में जो वृद्धि होती है वो हमारी क्या कहलाती है? समृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट बच्चों आ रहा है सेकंड, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब ये हो जाएगा कि देश के अंदर अगर जो उद्योगों की स्थापना हुई है, उन उद्योगों की स्थापना में हम जो पहले उत्पादन कर रहे थे वो पुरातन तकनीक से कर रहे थे, तो कौन सी प्रौद्योगिकी अपन प्रयोग में ले रहे हैं, यानी कि नवीन अगर प्रौद्योगिकी का समावेश यदि अगर उद्योगों में होता है तो वो क्या कहला रहा है? आधुनिकीकरण कहला रहा है। और यही वाली चीज कृषि में भी होती है, यानी कि अगर अपन जो पुरातन पद्धति से कृषि कर रहे हैं, यदि अगर उनमें जो पुराने बीज का प्रयोग कर रहे थे उसमें अपन क्या कर सकते हैं? नई वेराइटी वाले बीज का प्रयोग कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? अच्छे उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे हम कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी सिंचाई का अपन प्रयोग कर सकते हैं, तो वो सारा सारा आधुनिकीकरण में आएगा। साथ ही अगर आधुनिकीकरण में देखें तो सामाजिक आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। यानी कि सामाजिक आधुनिकीकरण का मतलब कि जो महिला है वो पुरुष वर्ग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर चल सके। हमने देखा कि स्वतंत्रता से ठीक पहले, यानी कि महिलाओं की जो साक्षरता थी वो बेटा बच्चों बहुत बद से बदतर उनकी स्थिति थी, और उसी कारण तक कहीं न कहीं हमारे विकास में ये चीज बाधा भी बनी। तो महिलाओं की साक्षरता पर ध्यान दिया गया, और महिलाओं की साक्षरता और महिला उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई। आज हम देखते हैं कि चाहे किसी प्रकार का उत्पादन हो जाए, किसी प्रकार की सेवा है, आपको महिला कार्मिक हर जगह देखने को मिलेंगे और अपनी क्षमताओं से इस देश को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो आधुनिकीकरण था वो केवल उद्योगों में नहीं आया, कृषि में नहीं आया, जबकि उसमें सामाजिक व्यवस्था में भी क्या किया? आधुनिकीकरण आया। फिर हम तीसरी अगर विशेषता देखें तो आ रही है, या हमारा लक्ष्य देखें तो आ रही है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता हम देखें कि हम क्या करते थे, देश आजाद हो गया लेकिन और हमारा अधिकांश जो कार्य या जनता जो निर्भर करी वो कृषि के ऊपर निर्भर करी, उसके बावजूद भी हम अमेरिका से खाद्यान्नों की आयात करते हैं। यानी कि अगर हम कृषि प्रधान देश होकर भी यदि अगर खाद्यान्नों को आयात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो मुद्रा होगी वो कितनी बड़ी मात्रा में विदेशों में जाएगी, और उद्योगों में हम उतने भी सशक्त नहीं थे, उनके ऊपर भी हमें विदेशों के ऊपर निर्भर रहना है। तो ये निर्णय किया गया पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कि हमें जो संसाधन देश के अंदर उपलब्ध है उन्हें हमें क्या करना है, का देश के लिए हमें आत्मनिर्भर बनाना, उन सभी वस्तुओं का उत्पादन हमें देश के हित में करना। तो आत्मनिर्भरता अगर रहेगी तो हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हमारी संप्रभुता को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसलिए आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण कदम था और ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो आज ये बात कहीं ना कहीं बहुत सटीक ठहरती है। जैसा कि अभी वर्तमान में वैश्विक हालात है, हमने देखा कि अभी जैसे कि विश्व युद्ध के हालात बने थे उसमें आत्मनिर्भरता कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है समानता। हम देखते हैं हमने हर क्षेत्र में वृद्धि की, या हम यूं कह सकते हैं समृद्धि भी हुई, आधुनिकीकरण भी हुआ, आत्मनिर्भरता भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं समानता की भावना का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि आर्थिक विषमता हमारे देश में बहुत अत्यधिक मात्रा में, यानी कि आबादी का एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच हर व्यक्ति तक बहुत आसानी से हो जाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से जनता को जो बेसिक आवश्यकता है, यानी कि भोजन, आवास,
चिकित्सा, शिक्षा, इन आवश्यकताओं को हम भली भांति तक जो समाज का एक बहुत जो निचला वर्ग है उस तक उसकी पहुंच बन सके, है ना, तो ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। तो पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष करके हम देखें, चौथी पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक हमने ऐसे गोल निर्धारित किए कि जिससे समाज का जो निम्न वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए और वो प्रयास वाकई में बहुत आवश्यक थे। तो समानता भी हमारे जो योजना है उनके एक महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। तो बच्चों हम देखें इसमें एक बार पुनः हल्का सा अपन इसके ऊपर वापस से नजर डालते हैं। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, है ना। समस्त पंचवर्षीय योजनाएं जो आ रही है उनका अनुमोदन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, वो काम एनडीसी का होता है। फिर देखते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। हम अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर नजर डालें तो वो आ जाएगी हमारी 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक। और इसमें हमने जो किया औद्योगिकरण पर, यानी कि उद्योगों पर हमारा जो फोकस था वो केवल उद्योगों पर था। फिर हमने देखा कि जितने भी जो योजनाएं बन रही है, मोटे रूप से अगर अपन लक्ष्यों का निर्धारण करें तो कौन से मोटे लक्ष्य गोल हो सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। तो इन लक्ष्यों को लेकर और हम आगे चले तो 1950 से लेके 1990 तक जो बच्चों हैं, ये जो आ रही थी हमारी 7 पंचवर्षीय योजना यही समाप्त हो रही थी। तो अब हम इसके बाद हमने ये लक्ष्य देखे। अब हम देखते हैं कि अगली कड़ी में इसमें कृषि में देखा कि हमने देखा जब देश आजाद हो उसके ठीक पहले, यानी कि औपनिवेशिक शासन काल में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। उसमें आ रहा था एक तो भूमि सुधार, एक आ रहा था कि कृषि की उत्पादकता, और एक आ रहा था व्यवसायिक कृषि। इन तीनों के बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा की। अब हम वापस चर्चा करते हैं कि क्या 1950 से लेके 90 तक वही चीजें चलती रही, उनमें कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने को हमें मिला है। तो बच्चों सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें भू सुधार। उस समय भूमि सुधारों में क्या आ रहा था बच्चों का, उसमें भूमि सुधारों में आ रहा था कि जो बिचौलिए थे, यानी कि जो जमींदार और जागीरदार थे, वो बहुत अच्छे से कृषकों का शोषण कर रहे थे। वो अंग्रेजी सरकार को और अपने आप को दोनों की तरक्की में लगे हुए थे, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारतीय कृषकों को हुआ। तो भूमि सुधार के बाद जब देश आजाद हुआ तो पहली आवश्यकता यह महसूस की जाने लगी कि किस प्रकार से कृषकों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, यानी कि उनको अपने मालिकाना हक किस प्रकार से दिए जाए। तो जब मालिकाना हक की बात स्टार्ट हुई तो बच्चों सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला था वो इन बिचौलियों यानी कि जमींदारों और जागीरदारों को होने वाला था। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि सरकार ने इसके लिए प्रयास किए कि जिनकी जो भूमि थी उन कृषकों को वो भूमि दे दी जाए, और साथ ही जमींदारों व जागीरदारों के लिए उनकी अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाए। जब इस अधिकतम सीमा का निर्धारण करने की बात चली तब जमींदारों और जागीरदारों ने क्या किया कि इस बात को न्यायालय में उन्होंने चुनौती दी, और इसी अवधि में उन्होंने अपनी अधिकांश जो संपत्ति थी या जो कृषि भूमि थी उनको अपने निकट संबंधियों के नाम कर करवाकर, और इस जो अधिकतम सीमा वाला जो निर्धारण की जो बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा चली गई थी उनको उन्होंने निष्फल कर दिया। लेकिन फिर भी अधिकतम सीमा निर्धारण होने से बहुत सारे कृषकों को फायदा हुआ। तो भू सुधार को देखें तो एक बहुत बड़ा जो कदम था वो भारतीय सरकार के द्वारा किया। अधिकतम सीमा निर्धारित हुई, लोगों को जो कृषक थे उनको अपने मालिकाना हक मिलने लग गए। इसके बाद देखते हैं कि सरकार ने और क्या प्रयास किए। तो बच्चों आपने एक शब्द सुना होगा, हरित क्रांति। प्रत्येक बच्चा इस शब्द से वाकिफ है, हरित क्रांति। हरित क्रांति हम देखें भारत में 1966 से लेकर 1967 की अवधि में प्रारंभ हुई थी, और भारत में इसके हम जनक हैं वो किसे मानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ये हमारे हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो नॉर्मन ई बोरलॉग ये वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक होंगे वो कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। यानी कि 1970 के दशक से हरित क्रांति है। अब हरित क्रांति देखें तो आपके दिमाग में मोटे मोटे रूप से अगर बच्चों से पूछा जाए तो आपके लिए एक ही बात बताएंगे, हरित क्रांति का मतलब हो जाएगा अच्छे बीज। लेकिन यहाँ हरित क्रांति का मतलब केवल अच्छे बीज नहीं है, यह हरित क्रांति का मतलब उत्पादकता बढ़ाना, अपनी उपज को बढ़ाना है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो उसमें अपन देखें HYV जो बीज है वो आ जाएंगे, हाई यील्ड वेराइटी है ना, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज।
फिर अपन देखते हैं इसमें कीटनाशक आ जाएंगे, अच्छे उर्वरक आ जाएंगे, सिंचाई सुविधा आ जाएगी, किस प्रकार से भंडारण किया जा सकता है और किस प्रकार से इनका विपणन होगा। बेटा ये सारी की सारी जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, हरित क्रांति के अंतर्गत आती है। तो जब इन सारी चीजों को प्रयोग में लाया गया है ना, अच्छी किस्म वाले बीज हो गए, अच्छे उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए, आपके पास में सिंचाई की उन्नत सुविधाएं हो गई, और फिर भंडारण विपणन की जो व्यवस्था हो गई, इन सबका बहुत फायदा हुआ। और सबसे ज्यादा फायदा अगर मान लो किन्हीं फसल में हुआ तो वो हुआ गेहूं व चावल के अंतर्गत। गेहूं व चावल में सबसे ज्यादा, बच्चा यहां से क्वेश्चन आता है ना, कि सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है या जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ वो कौन सी फसल में हुआ, तो वो गेहूं और चावल में हुआ। हरित क्रांति कब से स्टार्ट हुई, 1966-67 से, है ना। और हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, HYV, है ना, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज, है ना, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकता है, लेकिन हरित क्रांति से बड़ा क्वेश्चन निस्संदेह हमेशा आता है। तो हरित क्रांति का जो फायदा हुआ, तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा गेहूं और चावल होने के बाद क्या इसके नुकसान भी हुए, तो सभी फसलों को इसके फायदा नहीं हुआ। जो मोटे अनाज और थे उनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि क्या हरित क्रांति से सभी कृषकों को फायदा हुआ या कुछ कृषकों को फायदा हुआ। तो बड़ा हरित क्रांति से जो फायदा हुआ वो ज्यादा से ज्यादा केवल बड़े कृषकों को हुआ, और छोटे कृषक इसका फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। अब हम देखते हैं कि इसमें एक शब्द आ रहा है विपणित अधिशेष। यहां से भी कभी 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। विपणित अधिशेष, विपणित का मतलब होता है बेटा बाजार क्रिया, है ना। अधिशेष का मतलब जो बचा हुआ, यानी कि किसान के पास अपने उपभोग के बाद अपने उत्पादन का जो बचा हुआ जो माल है वो बेचना, वो क्या कहला रहा है, विपणित अधिशेष। यानी कि अपने अनाज, अपने उत्पादन का जो बचा हुआ जो है, बेचा हुआ जो अंश होगा, जो बेचे हुए अंश को अपन क्या बोल रहे हैं, विपणित अधिशेष बोल रहे हैं। तो बच्चों यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो विपणित अधिशेष किसे बोलते हैं। अब बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आएगा सहायकी। सहायकी का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहायता, या हम यूं कह सकते हैं इसे अनुदान, सब्सिडीज। सब्सिडी। अब जो सहायकी क्या थी, जब कोई नया परिवर्तन आता है तो बहुत इजी हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब बीज आए तो पहले बीजों का प्रयोग क्या होता था कि किसान अपने घर पर बीज तैयार करता था, उसका जो उत्पादन हुआ उसमें से कुछ अंश रखकर वो उसे अगली फसल के लिए, एक अच्छे बीज के लिए उसे वह तैयार करता था। तो जो बीज का निर्माण होता था वो स्वयं अपने घर में करता था। लेकिन जब अच्छी वैरायटी वाले जो बीज आए, अब अगर मान लो ये किसानों को दिए जाएंगे तो किसान एकाएक इन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। और विशेष करके छोटा किसान वो इसलिए तैयार नहीं होगा कि अगर मान लो फसल अच्छी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी हालत बहुत खराब हो सकती है ना, उसके प्रोडक्शन पर असर आ सकता है। तो सहायकी दी गई इस बात के लिए ताकि किसानों को, अगर या तो ये हो सकता है वो बीज सरकार की तरफ से मुफ्त में बांटे जा रही है, बहुत रियायती तौर पर बांटे जा रहे हैं, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले आसानी से, तो वो सहायकी की वजह से एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर अपन उससे बोलेंगे कि बाजार जाके आपको खरीदना है, तो हो सकता है किसान इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो जो बड़े कृषक थे उनके पास में चूंकि भूमि का दायरा बड़ा है, तो हो सकता है वो अपनी आधी जो कृषि योग्य भूमि है उस पर हो सकता है कि वो HY बीजों का प्रयोग कर लें, और आदि पे हो सकता है कि वो अपने घरेलू बीजों का प्रयोग कर ले, या ऐसा भी हो सकता है करता भी उसके प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आती है, तो उनके जीवन स्तर पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो छोटे किसानों ने इसको स्वीकार करने के लिए आनाकानी की, तो सरकार ने सोचा क्यों ना अपन उसको अनुदान के माध्यम से, सहायता के माध्यम से इन बीजों को अगर कृषकों तक पहुंचाते हैं, और एक बार कृषक जब इनका प्रयोग करते हो, जब प्रोडक्शन आता है, तो धीरे धीरे सहायकी होगी, हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर और सरकार ने बीजों को किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया, और यही काम उन्होंने उर्वरक के रूप में भी किया। तो उर्वरक पर भी उन्होंने सब्सिडी दिया बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसमें भी ऐसा ही हुआ कि छोटे किसान आसानी से तैयार नहीं हुए, वो देशी खाद का प्रयोग कर रहे थे, और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को न होकर और उर्वरक बनाने वाली जो कंपनियां थी उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो सहायकी में देखें तो सहायकी के दोनों पक्ष हैं। सरकार की मंशा कहीं कहीं ये थी कि सहायकी के माध्यम से एक बार इन सभी को जोड़ना है, और उसके बाद सहायकी को धीरे धीरे बंद कर देना, ताकि यहां तक आदत हो जाए और वो एक अच्छा प्रोडक्शन कर सके। लेकिन कहीं न कहीं इसका नुकसान भी हुआ, बड़े कृषकों ने इसका फायदा उठाया,
कंपनी ने इसका फायदा उठाया, लेकिन जो छोटे कृषक थे उनको इतना इसका विशेष फायदा नहीं हुआ। अंत में देखें कि जब हरित क्रांति चलन में आई और 3-4 साल जब निकले तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं भारत का जो उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया, यानी कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि आई। जो कृषि उत्पादकता अपन देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत कम थी, उसका कारण हमने देखा कि परंपरागत कृषि का चलना था। लेकिन अब जब इन सारी चीजों का एक साथ चलन में हुआ तो देखते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ गया, और गुना बढ़ने की वजह से भारत जहां यूएसए से आयात करता था तो भारत ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी था। माइनस पॉइंट था कि कृषि के ऊपर जो आश्रित व्यक्ति थे उनकी संख्या यथावत बनी रही। हम जैसा कि ये जानते हैं, अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और जैसा कि हम वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं कि जैसे जैसे अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में कृषि का अंश कम होता जाता है और उद्योग और सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, तब देश विकासशील और विकसित की ओर अग्रसर होता है। लेकिन भारत बढ़ तो रहा था, यानी कि जीडीपी में कृषि का अंश घटकर और अन्य क्षेत्रों का अंश बढ़ तो रहा था, लेकिन कृषि पर निर्भरता में जो अंश देखे, यानी कि हम देखें हमारी जो श्रम शक्ति थी, अब भी श्रम शक्ति का बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो किसमें लगा हुआ था? कृषि में लगा हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं छिपी हुई बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी अब भी कृषि में बनी हुई थी। तो हम ये देखें कि 1970 तक, 1990 तक आते आते हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। तो सहायकी के माध्यम से, दोनों पहलू है सहायकी के, तो हमने देखा कि हरित क्रांति से क्या क्या फायदे हुए, लेकिन क्षेत्रों में भी देखें तो कुछ क्षेत्रों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कुछ क्षेत्रों को कम फायदा हुआ। और ये वाली बात देखिए हम कृषकों के मामले में, तो जो छोटे कृषक थे उनको अपेक्षाकृत कम फायदे हुए और बड़े कृषकों को बहुत ज्यादा फायदे हुए। तो बेटा मुझे उम्मीद है यहां तक आज आपको आपकी क्लास होगी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इनमें से कोई दिक्कत आएगी, हम अगली क्लास में वापस एक बार पुनः इसका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर हम अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।